The Fasna Pakka Hai series is hands down the best question answer series you can get for humanities students. फंसना पक्का है इज अ लाइफ सेवर। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है, ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। फंसना पक्का है सीरीज की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से ये एक है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्यारा। इसको हम करते हैं। फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक है। अभी चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाईलाइट द एप्रीहेंशंस रिस्पांसिबल फॉर लेबलिंग द डिकेड ऑफ 1960s इन इंडिया एज अ डेंजरस डिकेड। 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि 1960s बहुत ही डेंजरस है पॉलिटिकल साइंस में? इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सारे ही इंपॉर्टेंट है। कुछ में आपके लिए हम ईयर भी मेंशन कर देते हैं। 1960s को इंडिया में डेंजरस डिकेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय कंट्री के सामने मल्टीपल सीरियस चैलेंजेस थे। बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी सरवाइव कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, हमारी जो यूनिटी है वो कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर लीजिए, नेशनल यूनिटी की बात कर लीजिए, डेमोक्रेसी की बात कर लीजिए, हर एक चीज पर बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। बहुत सारे ऑब्जर्वर्स का, स्पेशली जो बाहर से इंडिया को फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे, आउटसाइडर्स का ये बोलना था कि इंडिया में हमें पॉलिटिकल ब्रेकडाउन भी देखने को मिल जाएगा। बहुत नए नए नेशंस बन जाएंगे, इंडिया बिखर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इंडिया में इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है? पहली प्रॉब्लम निकल कर आती है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आफ्टर नेहरू। नेहरू जी की डेथ हो जाती है, इसके बाद इंडिया एकदम डगमगा जाता है। जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडियन पॉलिटिकल उसमें एकदम सेंट्रल फिगर थे ना, इंडियन पॉलिटिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल है इंडिपेंडेंस के बाद। लेकिन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 1964 ईयर याद रखिएगा, इसमें इनकी डेथ हो जाती है। अब बहुत बड़े क्वेश्चन है कि इंडिया को नेहरू जी के बाद लीड कौन करेगा? इंडिया पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को कैसे मैनेज करेगा? हम डेमोक्रेसी को कैसे सरवाइव करवाएंगे इंडिया में? बहुत सारे लोगों को तो ये भी लग रहा था कि मिलिट्री रूल हो जाएगा इंडिया में, मिलिट्री को आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसा कि बहुत सारी पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में हुआ। दूसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक क्राइसिस। 1962 में जो इंडिया की चाइना से वॉर हुई थी, उससे हम अभी भी रिकवर कर रहे थे। बहुत इकोनॉमी में स्ट्रेन पड़ रहा था, हमारे पास फूड शॉर्टेजेस थी, ड्रॉट, फेल्ड मॉनसून्स, फेमाइन लाइक कंडीशन हो गई थी। तो इतनी सारी चीजों में चल के हमारी ना इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खास नहीं थी। इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, ग्रोथ बहुत स्लो थी, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। इनसे सिचुएशन और नाजुक हो गई। तीसरा पॉइंट आता है सोशल एंड रीजनल टेंशन। इंडिया में कम्युनल, कास्ट और लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल रहे थे। हमने अलग अलग चैप्टर में देखा है कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में अलग प्रॉब्लम थी। लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की हमने बात करी थी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हमने देखे थे। डिमांड्स आ रही थी न्यू स्टेट्स की, रीजनल प्राइड, लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स वगैरह हमें देखने को मिल रहे थे। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई। तो इन सब से ऐसा लग रहा था कि भैया फ्रेगमेंटेशन के चांसेस है, इंडिया टूट ना जाए, डर लग रहा था। और आउटसाइडर्स ने तो बोला ही था कि चांसेस है कि इंडिया टूट जाएगा। फोर्थ आता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स। इस डिकेड मतलब इस 10 साल में हमें कुछ चीजें बहुत खतरनाक देखने को मिली। एक, वॉर विद चाइना 1962, वॉर विद पाकिस्तान 1965। बिल्कुल भी मत भूलना, ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वॉर ने ना इंडिया में बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। इंडिया में भाई डाउट आ रहा था कि हम डिफेंड कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं खुद को, हम पॉलिटिकली स्टेबल रह पाएंगे या फिर नहीं रह पाएंगे। फिफ्थ आता है डाउट्स अबाउट द डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट ये मानते थे कि डेमोक्रेसी ना इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाएगी। डेमोक्रेसी किसी भी पुअर या फिर डाइवर्स कंट्री में सरवाइव नहीं कर पाती है, ये प्रॉस्परस कंट्री के लिए होता है। फेलियर्स हुए बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में, उससे डाउट और बढ़ गया कि वहां फेल हो गया तो ऐसा ना हो कि इंडिया में भी हो जाए। तो लोग यही सोचते थे कि नेहरू के बाद क्या होगा, क्या डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी या फिर नहीं करेगी। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आप ये आंसर को लिख सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शास्त्री जी। के कामराज जो उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स के साथ, एमपीस के साथ कंसल्ट करा कि भाई नेहरू की डेथ के बाद अब आगे क्या करना चाहिए। और ये देखने को मिला कि सबका फेवर जा रहा था, सब लोग प्रमोट कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी को।
ये उन्हीं के साइड की बात कर रहे थे कि यही वो हैं जो आगे हमें संभाल सकते हैं। इन्हें यूनानिमसली चूज किया गया, मतलब सबकी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि आधे लोग कुछ बोल रहे हैं आधे कुछ बोल रहे हैं, सबकी मर्जी थी कि इन्हें आगे हमें सिलेक्ट करना चाहिए कि भाई कांग्रेस को अब आगे यही लीड करेंगे, कांग्रेस के लीडर बनेंगे और यही हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। शास्त्री जी एक बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे यूपी से, और ये नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे बहुत सालों के लिए। और नेहरू जी अपने आखिरी समय में तो पूरे तरीके से इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे, इनका काम बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी वगैरह में ये नहीं फंसते थे। शास्त्री जी अपनी सिंप्लिसिटी और कमिटमेंट के लिए जाना चाहते थे, ये बहुत अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। यहाँ पर एक एग्जांपल निकल कर आता है कि रेलवे मिनिस्टर जब ये थे तो वहां पर एक मेजर रेलवे एक्सीडेंट होता है, उसके बाद ये इस्तीफा दे देते हैं। ये अपनी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उससे भागते नहीं हैं। ये इंडिया के पीएम रहते हैं 1964 से 1966 तक। आप देख रहे होंगे बहुत कम समय के लिए हमारे पीएम रहे। ऐसा क्यों हुआ आगे हम देखेंगे। इनके टेन्योर में अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, दो मेजर चैलेंजेस हमारे सामने थे। पहला, जो हमारी चाइना के साथ वॉर हुई थी उसके कारण जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई थी उससे अभी भी हम डील कर रहे थे, है ना। फेल्ड मॉनसून्स, ड्रॉट, फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गए थे, इन सारी चीजों से डील कर रहे थे। इसने प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर दिया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान से हमारी जो 1965 में वॉर हुई है, दूसरी प्रॉब्लम आई। इनका स्लोगन आपने कभी ना कभी जरूर से सुना होगा, जय जवान जय किसान। तो यहां पर हमारे मिलिट्री की भी बात करी गई, फार्मर्स की बात करी गई, दोनों को साथ में एक स्लोगन के रूप में यहां पर प्रेजेंट किया गया है। तो कंट्री बता रहा था भाई कि ये दो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन दोनों से हमको किसी भी करके जीत हासिल करना है। शास्त्री जी की लीडरशिप एकदम से एंड हो जाती है 10 जनवरी 1966 को। टस्किंत जो कि उस समय यूएसएसआर में था, अब उज्बेकिस्तान में आता है, वहां पर उनकी एकदम से डेथ हो जाती है। वहां पर शास्त्री जी क्या कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो पाकिस्तान के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान, उनके साथ अग्रीमेंट साइन करने गए थे वॉर वगैरह को एंड करने के लिए, सारी बातें करने के लिए, और वहां पर एकदम से इनकी डेथ हो जाती है। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ये चीज थी, तो ज्यादा समय के लिए हमारे पीएम नहीं रह पाते। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फ्रॉम लाल बहादुर शास्त्री टू इंदिरा गांधी। Explain the factors that led Congress leaders to support Indira Gandhi over Morarji Desai. The peaceful transition of power after Shastri's death reflected the maturity of Indian democracy. सेम आंसर होगा लेकिन घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए चैनल पर हमारी जो रैपिड रिवीजन सीरीज आती है, एक्सप्लेनेशन सीरीज आती है, फंसना पक्का है सीरीज आती है, हमारी जो वेबसाइट एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस आती है, हमारे जो इतने शानदार प्रीमियम नोट्स आते हैं, हर जगह हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सीयूटी में आपको टॉपर बनना है, तो एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं, अब हम इंदिरा गांधी जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शास्त्री जी की डेथ हो चुकी है, अब आगे इंडिया में क्या हुआ वो जानना भी जरूरी है। तो शास्त्री जी की डेथ के बाद अब कांग्रेस के सामने एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि इन्हें सक्सीड कौन करेगा। अब शास्त्री जी के बाद कौन आएगा, नेहरू जी के बाद तो ये आ गए। बहुत इंटेंस कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में। जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि वो इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करेंगे। इसके पीछे उनका एक पर्सनल रीजन था। वो रीजन ये था कि भाई उनको पता था कि इंदिरा गांधी जी अभी नई नई है, तो ये नई नई में खुद से तो सब कुछ नहीं कर पाएंगी, इनको हमारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो ये डिसीजन था ना, यूनानिमस नहीं था, ऐसा नहीं था कि हर कोई बोल रहा है इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट करो। इसीलिए सीक्रेट बैलेट हुआ, जहां पर फिर देखा गया कि भाई दोनों में से कौन जीत रहा है, और यहां पर इंदिरा गांधी जी ने मोरारजी देसाई जी को डिफीट कर दिया मोर देन 2/3 सपोर्ट से कांग्रेस के एमपी से। और इसके बाद ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ, पहले नेहरू जी से शास्त्री जी आए, शास्त्री जी से इंदिरा गांधी आई, और यहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। बहुत ही मेच्योरिटी वाला ये एक्ट था, इसलिए क्वेश्चन में भी ये चीज पूछी गई है। तो याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री जी को हर कोई सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, एक सीक्रेट बैलेट कराना पड़ गया था। इंदिरा गांधी जी इनका पॉलिटिकली बहुत समय से एक्टिव थी, लेकिन इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के उसमें मिनिस्टर बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रही है ना, तो बहुत लंबे समय के लिए मिनिस्टर वगैरह नहीं थी। तो वही सीनियर कांग्रेस लीडर्स को लग रहा था कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो ज्यादा है नहीं, तो इन्हें हम पर डिपेंड होना पड़ेगा सपोर्ट और गाइडेंस के लिए। इंदिरा गांधी जी को थोड़ा समय लगा चीजों में सेटल डाउन होने के लिए।
एक साल के अंदर जब ये पीएम बनी, उन्हें अपनी पार्टी को लोकसभा के लिए लीड करना था क्योंकि नए इलेक्शन आ रहे थे। भाई अभी तो ये इसलिए बनी थी ना क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, अब नए इलेक्शन की बारी आ गई। तो अपनी पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को लीड करना कोई आसान काम नहीं था। और उस समय इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन और खराब हो गई थी, तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे उसमें ये और प्रॉब्लम्स ऐड हो गई थी। इन सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए इंदिरा गांधी जी ने भाई कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया, अपना डोमिनेशन वगैरह दिखाया। इनफैक्ट बड़े बड़े लीडर्स को लगता था उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंदिरा गांधी जी को इतनी उनके कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई, अपने हिसाब से काम करा। आगे चैप्टर में ये चीज हम देखेंगे, किसी पर भी इतना डिपेंडेंट नहीं थी। स्टेट द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस prior टू द फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ 1967। इससे पहले क्या इकोनॉमिक क्राइसिस थे? 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, सारे ही क्वेश्चन कभी ना कभी आए। देखते हैं। पहला, भाई मॉनसून लाइन से फेल हो रहे थे, ड्रॉट, सूखा पड़ गया था बहुत ज्यादा जगहों पर, यह बहुत बड़ी दिक्कत थी। एग्रीकल्चर जो हमारा प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहा था। फूड की शॉर्टेज पूरे इंडिया में आ रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे खत्म हो रहे थे। रीजन ये है क्योंकि हमको बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा था, एक्सपोर्ट वगैरह इतना कुछ नहीं हो रहा था, है ना। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ड्रॉप आया, एक्सपोर्ट में ड्रॉप आया, तो इससे हमारी इकोनॉमी और कमजोर हो गई। मिलिट्री में बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ रहा था क्योंकि भाई वॉर वगैरह हुई, तो इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ रहा था। इतना ज्यादा खर्चा हुआ कि भाई हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, प्लानिंग पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे थे जितना हमें मिलिट्री वगैरह साइड में करना पड़ रहा था। इंडियन रुपी को 1966 में, ईयर याद रखिएगा, डिवैल्यूएट किया गया। बहुत ज्यादा यूएस के साइड से प्रेशर आ रहा था और इस चक्कर में इन्फ्लेशन, महंगाई और बढ़ गई। क्या हुआ? डिवैल्यूएट करने के बाद प्रॉब्लम ये आई, पहले जो एक यूएस डॉलर हमारे लेस देन 5 रुपीस होता था, अब वो ओवर 7 रुपीस हो गया था। तो डॉलर की पावर हमसे ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे मुझे बताइए कि डिवैल्यूएट क्यों किया जाता है? आप कमेंट्स में बताइए, बाकी बच्चों को भी जानकर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसके कारण डिवैल्यूएशन करा जाता है। इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ाई जाती है। अब भाई प्राइजेस वगैरह बढ़ी, फूड स्कैरसिटी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो पब्लिक प्रोटेस्ट भी बढ़ गए। लोगों को ये चीज बिल्कुल नहीं जम रही थी। अब आई गेस इकोनॉमिक्स वाले बच्चों ने नीचे बता दिया होगा, मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं 12th में, तो मैं आपको बताता हूं एक रीजन। क्या होता है, जब भी आप अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं ना, तो उससे एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है। तो बाहर वाली कंट्रीज ज्यादा आपसे सामान लेती है, उससे आपकी फॉरेन इनकम बढ़ती है। इंपोर्ट महंगा हो जाता है तो फॉरेन गुड्स भी महंगे हो जाते हैं। तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको एक बूस्ट मिलता है। ये तो एक रीजन है, मल्टीपल रीजंस रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। Explain why the year 1967 is considered as a landmark year in India's political and electoral history. Very, very, very important question. इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्रॉट्स, फूड शॉर्टेजेस, राइजिंग प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत चीजें हो रही थी जिसके कारण हमें वाइड स्प्रेड पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। हड़ताल, बंद्स वगैरह देखने को मिल रहे थे, लोग सड़कों पर आ रहे थे, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। इससे हमें यह समझ में आता है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो थी हमारे देश में। लोग अवेयर थे कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, हमारे भी राइट्स हैं, और हमें पॉपुलर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा था। अपोजिशन पार्टीज जो कि आइडियोलॉजिकली डिफरेंट थी, अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही थी, कोई लेफ्ट है, कोई सेंटर है, कोई एक्सट्रीम लेफ्ट है, कोई राइट है, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाली पार्टी थी। इन सब ने एंटी कांग्रेस फ्रंट्स फॉर्म किए एंड इलेक्टोरल अलायंसेस फॉर्म किए। मतलब ये सब साथ में आए, कांग्रेस के खिलाफ ये साथ में आए, भले ही इनकी आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट थी, और इन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म आइडियोलॉजी को अपनाया, नॉन कांग्रेसिज्म स्ट्रेटेजी को अपनाया। ये स्ट्रेटेजी क्या होती है आगे भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। इस स्ट्रेटेजी को एडवोकेट किया था राम मनोहर लोहिया और ऐसे ही कुछ लीडर्स ने। इनका सबसे बड़ा नाम, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने इस चीज को बहुत पॉपुलराइज किया था। चैलेंज ये था भाई कि जो कांग्रेस की मोनोपोली है ना, स्टेट नेशनल लेवल पर जो इतनी डोमिनेशन है, उसको खत्म करना है। तो हुआ ये, इस इलेक्शन में कांग्रेस को लोकसभा में मेजॉरिटी तो मिली, लेकिन लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड वोट शेयर सिंस 1957। इससे कम वोट्स, इससे कम इनका कभी भी सीट्स का टैली नहीं हुआ था 1950 से लेकर अभी तक। तो कांग्रेस का जो डोमिनेशन था वो हमें खतरे में देखने को मिल रहा था। बहुत सारे सीनियर लीडर्स जैसे कि के कामराज हो गए, एस के पाटिल हो गए, अतुल्य घोष हो गए, के बी सहाय हो गए, ये अपनी सीट हार गए
इतने फेमस लीडर, इतने ज्यादा पावरफुल लीडर अपनी सीट्स हार गए। तो हमें ये समझ में आया कि भाई जो एक कांग्रेस का ट्रेडिशनल डोमिनेंस है ना, अब वो नहीं रहा, वो खतरे में आ चुका है। तो 1967 के जो ये रिजल्ट्स आए ना, यहां से हमें देखने को मिला भाई जो कांग्रेस का नेशनल डोमिनेशन है अब वो खत्म होना चालू हुआ, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तो ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का भाई एक टर्निंग पॉइंट था। इसने मल्टी पार्टी कंपटीशन के लिए जगह बनाई फ्यूचर में, कि अब सिर्फ कांग्रेस का रोल नहीं रहने वाला, बहुत सारी पार्टीज का रोल रहेगा, वो जैसे एक्ट करेंगे उससे इंडिया का पॉलिटिक्स शेप होगा। यहां पर हमें इमरजेंस देखने को मिला, कोलिजन पॉलिटिक्स था। कोलिजन पॉलिटिक्स मतलब समझते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टी साथ में आ जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं एसवीडी गवर्नमेंट, संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट्स, याद रखिएगा। और कोई भी सिंगल पार्टी को जब मेजॉरिटी नहीं मिलती है बहुत सारे स्टेट्स में, तो पार्टीज आके फिर अपना एक गवर्नमेंट बना लेती हैं। और सेम यही चीज हमें इंडिया के केस में भी देखने को मिल रही थी। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहां पर किसी भी सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी, तो नॉन कांग्रेस पार्टी साथ में आई, है ना, अपना उन्होंने जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज बनाई, एसवीडी गवर्नमेंट्स हम जिसको बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और यहां से कोलिजन पॉलिटिक्स की इंडिया में शुरुआत हुई। अब हमें ना फ्रीक्वेंट डिफेक्शंस भी देखने को मिलते थे। डिफेक्शंस मतलब क्या होता है, आप जिस पार्टी से खड़े हुए इलेक्शन में, उसने आपने बाद में उस पार्टी को छोड़ दिया। अब तो एंटी डिफेक्शन लॉज आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो आया राम गया राम, या आगे अभी हम देखेंगे, बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते थे, पार्टी स्विच कर लेते थे। इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती थी। आप इस पार्टी में सीट जीते, आप दूसरी पार्टी में चले गए, तो आपने इसकी एक सीट गायब कर दी, हो सकता है उनकी मेजोरिटी खत्म हो जाए, क्योंकि एक एक सीट से भी अंतर आ जाता है। तो ये आया राम गया राम फेज उस समय इस डिफेक्शन को रिफ्लेक्ट करने का बहुत ही पॉपुलर फ्रेज बनकर सामने आया था। इसके बारे में आगे अभी हम देखेंगे। Analyze the importance of the strategy of non-congressism forwarded by Ram Manohar Lohia in 1967. What do you mean by non-congressism? एक important question है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। कांग्रेस थी और भी बहुत सारी पार्टीज थी। बहुत सारी पार्टीज ने रियलाइज करा कि जो हम ये अलग अलग रहते हैं ना, तो इस चक्कर में वोट्स बट जाते हैं, और इसी चक्कर में कांग्रेस हर बार पावर में आ जाती है। अगर हम सब साथ में आ जाएं तो हम कांग्रेस को अच्छा मुकाबला दे सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, कांग्रेस को हरा भी सकते हैं। तो ये अपोजिशन पार्टीज ने पब्लिक प्रोटेस्ट को लीड करा, गवर्नमेंट में बहुत प्रेशर बनाया और साथ में आए। इन्होंने बोला भाई अब ये डिवीजन ऑफ वोट्स हम नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को पावर में आने नहीं देंगे, हम इसलिए सब साथ में आएंगे। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग प्रोग्राम्स की पार्टी साथ में आई, और इन्होंने कुछ स्टेट्स में एंटी कांग्रेस फ्रंट्स बनाए, मतलब साथ में आके अलायंस किया कि हमारी एक अलग से ये पार्टी बन गई है, अभी के लिए हम इलेक्शन लड़ेंगे सब साथ में आके, भले आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है। और कुछ जगहों पर जहां पर स्टेट्स में साथ में नहीं आए, वहां पर उन्होंने अपना बहुत अच्छे से सीट शेयरिंग कर लिया। सीट शेयरिंग मतलब कि अगर आप अपने कैंडिडेट को यहां पर उतार रहे हैं तो हम अपना यहां पर नहीं उतारेंगे, हम अपना यहां पर उतार रहे हैं, आप वहां पर अपना मत उतारना। तो इससे क्या होता है, वोट्स बटते नहीं है। तो आपस में बहुत सिनर्जी बनाई इन्होंने, अच्छे से काम किया कांग्रेस को हराने के लिए। अपने बहुत ज्यादा इन्होंने इस तरीके से काम को स्टार्ट कर दिया। इन पार्टी का यही कहना था कि इंदिरा गांधी जी अभी एक्सपीरियंस में कम है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे फैक्शन है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है पुराने चैप्टर में कि एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग ओपिनियन आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स हमें देखने को मिलते थे कांग्रेस में, उन्हें हम फैक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी बना रही हैं, हम रूलिंग पार्टी को कमजोर कर सकते हैं, उसको हरा कर सकते हैं, बस हमें सबको साथ में आने की जरूरत है। सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया, नाम याद रखिएगा, इन्हीं ने नॉन कांग्रेसिज्म को हमारे सामने लाया है इंडियन पॉलिटिक्स में। इन्होंने इस स्ट्रेटेजी को नेम दिया नॉन कांग्रेसिज्म। इन्होंने बोला कि अलग अलग डाइवर्स ऑपोजिशन पार्टीज को साथ आना चाहिए, यूनाइट करना चाहिए और कांग्रेस को हराना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारी आइडियोलॉजी एकदम अलग है। अब लोहिया जी ने क्या बोला, एक आप कोई अगर स्ट्रेटेजी लेकर आ रहे हैं तो कोई आर्ग्यूमेंट भी तो देना पड़ेगा ना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लोहिया जी ने बोला कि कांग्रेस जो है उसका जो रूल है वो अनडेमोक्रेटिक है, मतलब कांग्रेस डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करती और ऑर्डिनरी पुअर पीपल के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करती है। तो ये दो बहुत बड़े मुद्दे इन्होंने रखे और इससे इन्होंने नॉन कांग्रेस पार्टी को यूनाइट करा और इन्होंने बोला कि अगर हम यूनाइट रहेंगे तभी हम कांग्रेस के इस पूरे अत्याचार को हटा सकते हैं और डेमोक्रेसी लोगों के लिए वापस ला सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, मेंशन एनी 4 आउटकम्स ऑफ द फोर्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया इन 1967। जनरल इलेक्शन मतलब हम लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं। इस इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों बोला जाता था, तो हम देखते हैं। फोर्थ जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के हुए, फिर स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शन हमें देखने को मिले फरवरी 1967 में। यहां पर भाई कांग्रेस को बहुत दिक्कतें आ रही थी। ये पहली बार ऐसा था जब कांग्रेस नेहरू जी के बिना इलेक्शन में थी। रिजल्ट जॉल्टेड, जॉल्टेड मतलब हिला के रख दिया, सदमे में डाल दिया कांग्रेस को, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल्स पर भी, मतलब स्टेट इलेक्शन में भी और हमारे लोकसभा के इलेक्शन में भी। क्योंकि भाई यहां पर बहुत सारे कंटेम्पररी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने एक चीज देखी जिसको बोला जाता है पॉलिटिकल अर्थक्वेक। मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो इलेक्शन के रिजल्ट आए ना वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है। ये इसलिए बोला गया क्योंकि कांग्रेस को मेजॉरिटी तो मिल गई लोकसभा में, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट्स सिंस 1952। हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स जो इंदिरा गांधी के थे कैबिनेट के, वो हार गए। मैंने पहले भी आपको नाम बताया है ना, के कामराज इन तमिलनाडु, एस के पाटिल महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल, के बी साहे इन बिहार। तो ये सारे हार गए, इतने बड़े बड़े लीडर। कांग्रेस भाई 7 स्टेट्स में मेजॉरिटी हार गई, एज मेनी एज 7 स्टेट्स। बहुत बड़ा नंबर होता है ये। 2 अदर स्टेट्स में डिफेक्शन, पार्टी बदल ली जीतने के बाद तो इनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई, तो डिफेक्शन के चक्कर में इनकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई। मद्रास स्टेट जो आज हम तमिलनाडु के उसमें देखते हैं, वहां पर रीजनल पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कजागम, डीएमके नाम याद रखिएगा, एमसीक्यू में आता है, ये क्लियर मेजॉरिटी के साथ पावर में आई। ये इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी आई है किसी स्टेट में मेजॉरिटी के साथ और उसने अपनी गवर्नमेंट बनानी। और बाकी के जो अब 8 स्टेट्स थे, क्योंकि एक पे तो इनकी मेजॉरिटी आ गई, बाकी के 8 स्टेट में हमें कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिली, जहां पर अलग अलग नॉन कांग्रेस पार्टीज ने साथ में आके गवर्नमेंट फॉर्म करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शंस ऑफ 1967 ब्रॉट इनटू पिक्चर द फिनोमेना ऑफ कोलिजन्स। 1967 में जो इलेक्शन हुए, यहां पर ये चीज तो साफ हो गई थी कि अब कोलिजन गवर्नमेंट्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में किसी भी सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी। बहुत सारी नॉन कांग्रेस पार्टी साथ में आई, एक साथ मिलकर उनने एसवीडी गवर्नमेंट्स वगैरह फॉर्म करी। ज्यादातर कोलिजन जो गवर्नमेंट्स थी ना, वहां पर ऐसी पार्टीज थी जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच नहीं करती थी। उनके कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोग्राम्स थे, कोई लेफ्ट का है कोई राइट का है, लेकिन फिर भी वो साथ में आए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के डोमिनेशन को चैलेंज करना था। कुछ एग्जाम्पल आते हैं। अच्छा, जितने भी पार्टी के यहाँ पर सिर्फ फुल फॉर्म्स नहीं दिए हुए ना, आप मुझे कमेंट में उनके फुल फॉर्म बताएंगे, पूरा नाम बताएंगे। बहुत इजी नाम है, इसलिए मैं आपको ये एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, इससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहता है। और हाँ, वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए भैया एकदम प्रीमियम वीडियो है, इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा। और अगर आपको हमारे प्रीमियम नोट्स चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर हमारे बहुत ही शानदार प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के नहीं, ह्यूमैनिटीज के हर एक बहुत ही शानदार मेजर सब्जेक्ट्स के। तो बिल्कुल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। जैसे बिहार में जो एसवीडी गवर्नमेंट बनी, उसमें देखो 2 सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी पीएसपी, कमेंट में फुल फॉर्म बताना, इनके साथ हमें सीपीआई देखने को मिली लेफ्ट की, जनसंघ जो कि राइट वाली पार्टी है वो साथ में आ गई। तो राइट लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, सेंट्रल लेफ्ट, सारी आइडियोलॉजी की पार्टी साथ में आ रही थी। पंजाब में एक सिमिलर अलायंस, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट अलायंस के उसमें फेमस था ये, वहां हमें देखने को मिला 2 कॉम्पीटिंग अकाली फैक्शन थे, एक संत ग्रुप और एक मास्टर ग्रुप, वो साथ में आ गए। और वहां पर हमें कम्युनिस्ट पार्टी भी देखने को मिल गई, दोनों सीपीआई भी देखने को मिल गई, सीपीआई-एम भी देखने को मिल गई। 2 जो ब्रेक हुई थी वो साथ में, कितनी बड़ी बात है। और एसएसपी भी देखने को मिल गई, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ। तो आइडियोलॉजी का इतना कोई चक्कर ही नहीं था, राइट लेफ्ट सब साथ में आके ये काम कर रहे थे। राइट अबाउट एनी 2 फीचर्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, वेरी सिंपल, जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, इसे हम कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। स्मॉल पार्टीज बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं कोलिजन गवर्नमेंट में, क्योंकि ये जिनको ज्वाइन करेंगी उनको मेजॉरिटी मिल जाती है टोटल उसमें, तो उनकी एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, तो इनका रोल बहुत बड़ा रहता है। अब जो हेड रहता है गवर्नमेंट का, उनकी पोजीशन ना बहुत वीक रहती है कोलिजन गवर्नमेंट में, क्योंकि आपको सबको खुश रखना है। अगर आप किसी एक पार्टी को भी खुश नहीं रख रहे हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। तो जो हेड रहते हैं उनकी बहुत ज्यादा वीक यहाँ पर
पोजीशन रहती है, सबको खुश करना जरूरी रहता है, जितने भी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफेक्शन? व्हाट डज द एक्सप्रेशन आया राम गया राम मीन्स? 1967 के इलेक्शंस के बाद पॉलिटिक्स का हमारा एक इंपॉर्टेंट फीचर इंडिया में यही था, डिफेक्शन। डिफेक्शन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इन्होंने गवर्नमेंट्स बनाई भी, गवर्नमेंट मिटाई भी। डिफेक्शन का मतलब होता है जब जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्शन जीता वगैरह है, वो पार्टी छोड़ देते हैं जिस भी पार्टी से वो जीते और किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। 1967 इलेक्शन के बाद कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स ने ये चीज करी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इससे बहुत सारे स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखने को मिली। टोटल में 3 स्टेट्स का नाम आता है, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी, जहां पर इस चक्कर में हमें नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट देखने मिल गई थी। अब बात यही है कि आप ऐसे पार्टी ज्वाइन करते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर ज्वाइन करते हो, तो ये चीजें कॉमन हो गई थी। तो वहीं पर एक इंसिडेंट आता है जिसके बाद ये फ्रेज बहुत कॉमन हो गया था, आया राम गया राम। एक्चुअली फेमस इसलिए था क्योंकि इंडिया में ना गयालाल नाम के एक एमएलए थे हरियाणा के 1967 में। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन करा, फिर वापस कांग्रेस में आ गए और फिर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए सिर्फ फोर्टनाइट के अंदर। तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी ये किया, तो उसके बाद ये बहुत फेमस हो गया था, आया राम और गया राम। तो जब भी ऐसा कोई फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह होता था ना, लोग पार्टी इधर का उधर करते थे, तो ये फ्रेज यूज किया जाता था। फिर क्या हुआ, 52nd अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1985। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ आए, तो फिर ये चीज खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं है कि आप इस पार्टी से जीते और आप दूसरी पार्टी में चले गए तो आपकी जीत उस पार्टी की भी कहलाएगी, अब ऐसा नहीं होता है। What was meant by the term Congress syndicate? Name any 2 important leaders who belong to the syndicate. ये 2025 में आया हुआ है। या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन syndicate. ये syndicate क्या था? तो कांग्रेस लीडर्स का एक इनफॉर्मल ग्रुप था। इसमें ना कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हमें देखने को मिलते थे। ये पार्टी को कंट्रोल करते थे, सीनियर मेंबर है, इनका बहुत बड़ा रोल होता था और के कामराज इसे लीड करते थे। की मेंबर्स एस के पाटिल, एस निजालिंगप्पा, एस संजीवा रेड्डी, अतुल्य घोष, ऐसे बड़े बड़े रीडर थे। कोई भी 2-4 नाम तो याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, जब ये दोनों पीएम बने तो इसमें किसका बहुत बड़ा रोल था? सिंडिकेट का। सिंडिकेट जिन्हें सपोर्ट करता था वो कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ते थे। तो इंदिरा गांधी के जो फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, उन्हें भी सिलेक्ट करने में सिंडिकेट का रोल था। पॉलिटिक्स को, पॉलिसीज को शेप करने में इनका रोल था। लेकिन कांग्रेस का 1969 में स्प्लिट हो जाता है। आगे वाले क्वेश्चन में इसको हम देखेंगे। कांग्रेस 2 उस पर डिवाइड हो जाती है। तो जो सिंडिकेट लीडर थे और सपोर्टर्स थे वो कांग्रेस ओ में ही रहते हैं। अब ओ क्या है, आर क्या है, आगे भी हम देखेंगे। और इंदिरा गांधी जी की एक नई पार्टी आती है, कांग्रेस आर। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आर 1971 के इलेक्शन को जीतती है और ये जीतने के बाद जो कांग्रेस का हमारा एक दबदबा था इन लीडर्स का, वो खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस ओ की जो इज्जत थी वो इज्जत कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आगे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। पावर, प्रेस्टीज दोनों दब जाता है। Analyze the issue of Indira versus the syndicate. What type of challenge did the issue pose before Indira Gandhi? The real challenge to Indira Gandhi came not from the opposition but from within her own party. Explain Indira and the syndicate. बहुत अच्छे से समझना। हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, कांग्रेस में फैक्शंस देखने को मिलते थे। एक ही पार्टी के अंदर हमें अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल जाते थे। सिंडिकेट मतलब बहुत पावरफुल सीनियर लीडर्स हो गए। इंदिरा गांधी जी का अपना एक ग्रुप था, इंदिरा गांधी जी के एकदम अलग सपोर्टर थे। इंदिरा गांधी जी की और सीनियर लीडर्स की इतनी पटती नहीं थी। अब हम इसको देखते हैं कि इनके बीच में क्या लफड़ा हुआ। तो इंदिरा गांधी जी का जो रियल थ्रेट था वो इनसाइड द कांग्रेस ही उन्हें देखने को मिला, खास तौर पर सिंडिकेट से देखने को मिला, जो एक ग्रुप था पावरफुल पार्टी के लीडर्स का, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने में भी इंदिरा गांधी जी की मदद करी थी और वो एक्सपेक्ट करते थे कि इंदिरा गांधी जी उन्हें ओबे करें, उनकी माने। इंदिरा गांधी जी ने धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस को जाहिर किया। उन्होंने बोला हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उन्होंने आउटसाइड द पार्टी के एडवाइजर्स को सिलेक्ट किया। उन्होंने सिंडिकेट को अपना एडवाइजर नहीं बनाया, पार्टी के बाहर उन्होंने अपने ट्रस्टेड एडवाइजर चुने। तो इसके बाद जो सिंडिकेट का कांग्रेस के ऊपर कंट्रोल था ना, वो वीक पड़ने लग गया। अब इंदिरा गांधी जी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। पहला, भाई सिंडिकेट के इन्फ्लुएंस से पीछा छुड़ाना है और कांग्रेस को रीबिल्ड करना है, क्योंकि 1967 इलेक्शन में जो कांग्रेस की हालत हुई थी वो चीज सही नहीं थी। रेड फॉन्ट में वो क्वेश्चन रहते हैं जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 2 चैलेंजेस थे।
इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत ही बोल्ड मूव किया। उन्होंने ना पावर के स्ट्रगल को आइडियोलॉजी के स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पूरे इंडिया को इस तरीके से दिखाया गया कि कांग्रेस एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, मतलब गरीबों की पार्टी है, पुअर लोगों की पार्टी है। गवर्नमेंट अब लोगों के भलाई की बात करेगी, तो एक लेफ्टिस्ट कांग्रेस को टिल्ट दिया गया। लेफ्ट ओरिएंटेशन पॉलिसीज का हमें देखने को मिला। मई 1967 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को उन्होंने पुश किया कि वो 10 पॉइंट प्रोग्राम को एक्सेप्ट करे। इस 10 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूडेड था, जैसे कि भाई सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग करना अर्बन प्रॉपर्टी और इनकम की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स, हाउस साइट्स फॉर द रूरल पीपल। आप देख रहे होगे गरीबों की बात करी जा रही है, ज्यादा अमीरों की बात नहीं हो रही है। लैंड सीलिंग करी जा रही है कि भाई आप इससे ज्यादा प्रॉपर्टी, इससे ज्यादा चीजें होल्ड नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग बातें करी जा रही थी। मई 1967 में ये 10 पॉइंट प्रोग्राम कांग्रेस वर्किंग कमेटी को फोर्स किया गया, पुश किया गया, मतलब कि आप एक्सेप्ट करिए। अब सिंडिकेट ने भाई फॉर्मली तो इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, जो लेफ्ट विंग प्रोग्राम हो रहा है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अनकंफर्टेबल थे और थोड़ा सा ना रिजर्वेशंस थे इनके पास, होल्ड करके रखे हुए थे। मतलब कि डाउट में थे, स्केप्टिकल थे कि ये चीजें सही भी है या फिर नहीं है, पूरा पूरा विश्वास नहीं था इनको। और इसी के बाद ना लफड़े सारे चालू हो गए थे। अब और चीजें बढ़ी तो हम देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1969। क्यों कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ 1969 में, ये क्वेश्चन आ ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई क्या मेजर इशू थे जिसके कारण हमें 1969 में स्प्लिट देखने को मिला, घुमा फिरा के सेम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। सिंडिकेट एक पावरफुल कांग्रेस लीडर का ग्रुप था जो चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी उनके अंडर में ही काम करें, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अलग तरीके से काम करना चालू करा, जिससे टेंशन वगैरह बढ़ गई। फिर मैंने आपको लेफ्ट ओरिएंटेशन के बारे में भी बताया कि भाई इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या चीजें बोली कि अब थोड़ा सा हम लेफ्ट की तरह टिल्ट करेंगे। 2 पॉइंट मैंने पहले ही कवर कर दिए। और इसी चक्कर में पार्टी के अंदर ही आइडियोलॉजिकल डिवाइड हमें देखने को मिल रहा था। सिंडिकेट वाले इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस चीज को, उन्हें बहुत सारे डाउट्स थे। अब सिंडिकेट और इंदिरा गांधी जी की राइवलरी हमें एकदम ओपन में 1969 में देखने को मिलती है। सिंडिकेट ने एन संजीवा रेड्डी को नॉमिनेट करा कि ये ऑफिशियल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। सिंडिकेट का बहुत बड़ा रोल रहता था। प्रेसिडेंट के इलेक्शन आए, इन्होंने बोला संजीवा रेड्डी हमारे कांग्रेस की साइड से खड़े होंगे, लेकिन इंदिरा गांधी जी को यह चीज इतनी पसंद नहीं आ रही थी, वो संजीवा रेड्डी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इंदिरा गांधी जी ने भाई वीवी गिरी को इंकरेज करा। वीवी गिरी उस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनसे बोला कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हो जाओ। हम आपको कांग्रेस से तो खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूं, लेकिन मैं सपोर्ट के दम पे तो आपको खड़ा नहीं कर पा रही हूं, आप अलग से हो जाइए, ठीक है। और जैसे ये हुआ तो ये भाई एक ओपनली चैलेंज कर दिया सिंडिकेट की अथॉरिटी को कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अब उसके बाद बहुत सारे लेफ्ट विंग पॉलिसी आए, ये मैंने आपको बताया। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक्स, 14 याद रखिएगा। प्राइवी पर्स आगे अभी हम देखेंगे, उसका अबॉलिशन हुआ। इसके बाद इनके बीच में और मुरारजी देसाई जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, इनके बीच में डिफरेंसेस आए। मुरारजी देसाई ने गवर्नमेंट ही एग्जिट कर दी। तो मतलब सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एस निजालिंगप्पा, उन्होंने एक व्हिप इशू किया। व्हिप मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल, उसमें से ऐसे समझिए कि अपने पार्टी वालों को बताया कि आपको किसको वोट करना है, आप किसी और को वोट नहीं करेंगे। इन्होंने बोला भाई हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट है संजीवा रेड्डी, आपको उन्हें जिताना है। अब इस समय जो इंदिरा गांधी जी के सपोर्टर थे ना, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग करने की कोशिश करी एआईसीसी की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। और जब आप ये रिक्विजिशन करना बोलते हैं, मतलब डिमांड कर रहे हो मीटिंग, इसे तो डिनाई कर दिया गया, लेकिन इन्होंने ये डिमांड करा, ये रिक्विजिशन करा, इसलिए ये क्या बन गए, रिक्विजिशनिस्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसलिए बाद में जो कांग्रेस पार्टी बनी वो कांग्रेस आर बनी, आगे अभी हम देखेंगे। अब ये हो गया, इनकी मीटिंग डिनाई कर दी गई। इंदिरा गांधी जी ने ये सारी चीजों को देखते हुए कांग्रेस के लेजिस्लेटर से ओपनली बोल दिया कि आप कॉन्शाइंस वोट करिए, मतलब अपनी समझदारी से वोट करिए, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। ये एक हिंट थी कि आपको क्या करना है, आपको संजीवा रेड्डी को वोट नहीं करना है, आपको वीवी गिरी को वोट करना है। और वीवी गिरी की विक्ट्री हो जाती है, ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट की हार हो जाती है, और इससे पार्टी का पूरा डिसिप्लिन टूट जाता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो डिफीट होती है ना, इसके बाद हमें भाई एक ऑफिशियल कांग्रेस का स्प्लिट देखने को मिल जाता है। यहीं से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी। सिंडिकेट का जो फैक्शन है वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बना देता है, ये बोलते हैं वो पुराना कांग्रेस है। और इंदिरा गांधी जी का जो फैक्शन है वो कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट बन जाता है। नाम का मीनिंग मैंने पहले ही आपको बताया।
और इन्होंने सीधे इसको प्रेजेंट करा कि क्लियर डिवाइड है सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के बीच में। हम सोशलिस्ट हैं, हम वेलफेयर की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। कांग्रेस ओ वाले कंजर्वेटिव्स हैं, इन लोग ट्रेडिशनल, इन लोग चेंजेस पसंद नहीं करते, इन लोग अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे। ऐसे करके बहुत सारी बातें हुई। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई वर द फिफ्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड 1 ईयर अर्लियर इन 1971 इंस्टेड ऑफ 72? एक साल पहले क्यों हुआ, कोई भी दो रीजन बताइए। तो देखिए, कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, अब इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी में आ गई, क्योंकि भाई स्प्लिट हो गया है, कांग्रेस टूट गया है, अब सबका सपोर्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ना इनकी गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे इशू ऐसे थे, पार्टी ऐसा कुछ कर रही थी जिसे बाकी पार्टी वालों ने सपोर्ट किया, आइडियोलॉजी मैच कर जाती है। अब इंदिरा गांधी थोड़ा लेफ्ट टिल्ट की हो रही थी, तो लेफ्ट पार्टी का भी सपोर्ट मिल रहा था, सीपीआई डीएमके जैसी पार्टीज का सपोर्ट था, इसलिए वो सरवाइव कर गए। ऐसा नहीं हुआ कि पूरा मेजोरिटी खत्म हो गया है, गवर्नमेंट ब्रेक करने की, डिसॉल्व करने की जरूरत आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी जी का यह मानना था कि हमें किसी और पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, डिपेंडेंसी को खत्म करना है, और इसलिए इनने सोचा कि भाई फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, जिससे हम अच्छे से अपनी पॉलिसीज वगैरह बना पाए, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, अपने आप को और स्ट्रांग बना पाए। और इस पर्पस के लिए इन्होंने दिसंबर 1970 में बोल दिया कि भाई अब हम डिसॉल्व करेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं, हम नहीं बनाना चाह रहे गवर्नमेंट। और इसी चक्कर में फिर हमें 1971 में जनरल इलेक्शन देखने को मिले, जो कि बहुत बोल्ड डिसीजन भी था और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड भी था। Analyze any four factors that led the Congress Party to a spectacular win in 1971 election. इतने कॉन्फिडेंस के साथ डिसॉल्व भी करा और अगले इलेक्शन को जीत भी लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया था। इलेक्टोरल जो सिचुएशन इंडिया में चल रही थी वो कांग्रेस आर के लिए हमें अनफेवरेबल देखने को मिल रही थी, क्योंकि भाई वो तो एक फैक्शन था, अब जो अलग हो गया तो वीक था, इतना स्ट्रांग नहीं था। जबकि कांग्रेस ओ की बात करते हैं तो भाई उसके पास मेन ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ थी, वो पुराने कांग्रेस की सारी चीजों को फॉलो कर रहा था। ऑल मेजर नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी सब साथ में आ गई। जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट मेजर पार्टीज थी, नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज थी, और इन्होंने बनाया ग्रैंड अलायंस, यूनाइटेड एक ग्रैंड अलायंस बनाया, याद रखिएगा। इसमें एसएसपी, पीएसपी, बीजीएस, स्वतंत्र पार्टी, बीकेडी सारे पार्टी थी, और कांग्रेस जो था वो सीपीआई के साथ था। अब सोचिए इतने सारी पार्टी साथ में आ गई हैं, कांग्रेस टूट चुका है, इनका अलग एक अलायंस बन चुका है, तो क्या होगा, इतनी सारी पार्टियों के अलायंस से भी टक्कर करना है, कांग्रेस ओ से भी टक्कर करना है। लेकिन जो ग्रैंड अलायंस था ना, इसके पास कोई कोहेरेंट, मतलब कोई लॉजिकल, एक कोई प्रॉपर रीजन वाला पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। इन लोग सिर्फ एक ही चीज को लेकर यूनाइट हुए थे, एक ही स्लोगन था, इंदिरा हटाओ, मतलब किसी भी तरीके से इंदिरा गांधी को हटाना है। इसके अपोजिट इंदिरा गांधी जी ने दिमाग का यूज किया और वो एक पॉजिटिव एजेंडा लेकर आई। वो पॉजिटिव क्या था, गरीबी हटाओ, आप इंदिरा को हटाइए, हम तो गरीबी हटाएंगे। तो लोगों ने इन्हें ज्यादा रिलेट किया, राइट। लोगों को ये चीज ज्यादा अच्छी लगी कि भाई यहाँ नफरत नहीं है, वहां ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एक नफरत है, एक नेगेटिव सेंस है। यहाँ गरीबी हटाने की बात करी जा रही थी और इंदिरा गांधी जी की पॉलिसीज वगैरह की बात हमने करी, तो इससे कांग्रेस आर के पास ना एक क्लियर इशू और डायरेक्शन आ गया। तो इनसे इसके बाद इनके प्रोग्राम भी थे, है ना। इनके प्रोग्राम ने फोकस किया पब्लिक सेक्टर को और एक्सपेंड करना है, प्रॉपर्टी सीलिंग लॉज लेकर आना है, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, प्रिंसली प्रिविलेजेस आगे इसको भी हम देखेंगे, उसको भी अबॉलिश करना है। तो गरीबी हटाओ स्ट्रेटेजी से ना इंदिरा गांधी जी ने कोशिश करी कि वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सपोर्ट बेस बना पाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहां पर इंडियंस हमें सपोर्ट करें। तो इनका जो सपोर्ट बेस बन रहा था वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स का बन रहा था, जैसे लैंडलेस लेबर हो गए, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, विमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ, क्योंकि इन्हीं के लिए काम कर रही थी। तो इनका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जा रहा था, और ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण इंदिरा गांधी जी की जीत हुई। डिस्क्राइब एनी 4 रीजंस फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी इन अर्ली 1970s। गरीबी हटाओ स्लोगन, भाई क्लियर पॉजिटिव मैसेज था कि गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, इससे बहुत फेमस हुई। प्रो पुअर सोशलिस्ट पॉलिसीज, भाई पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना, लैंड सीलिंग का काम करना, इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ाना, प्रिंसली प्रिविलेजेस को खत्म करना। तो इनकी इमेज बन गई थी कि ये प्रो पुअर है, पुअर लोगों के लिए काम करती है, प्रो पीपल है, लोगों के लिए काम करती है, सेल्फिश मोटिव से काम नहीं करती है। सपोर्ट फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, इनके प्रोग्राम्स ने भाई बहुत लैंडलेस लेबर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, विमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ को
अपने तरफ अट्रैक्ट करा, तो इससे भी इनको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लीडरशिप, भाई एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, किसी पर ये डिपेंडेंट नहीं थी, सिंडिकेट को बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल दिया था। और फिर बोल्ड स्टेप लिए, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन करना, प्राइवेट पर्स को अबॉलिश करना, तो इससे ये स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न देखने को मिल रही थी। तो इंदिरा गांधी जी की ना यार इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी इमेज थी। आप अपने मदर फादर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि कितने कांड हुए, लेकिन उसके बाद भी उनकी एक इमेज बनी हुई थी इंडिया में। तो बस उसी की यहाँ पे बात करी जा रही है। हाईलाइट द स्टेप्स टेकन बाय इंदिरा गांधी टू रिमूव पॉवर्टी। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं, इससे पहले आप कमेंट करो यार मैं पॉलिटिक्स की सिर्फ वही बातें करता हूं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं मन से कुछ बताता ही नहीं हूं, क्योंकि एज अ टीचर मैं अपने ओपिनियन आपके ऊपर नहीं थोपना चाहता। आप अपने ओपिनियन खुद फॉर्म करेंगे तो वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं टीचर हूं, यही मेरा रोल है। तो मैं आपको वही बताता हूं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कौन से स्टेप्स लिए इंदिरा गांधी जी ने पॉवर्टी रिमूव करने के लिए? गरीबी हटाओ प्रोग्राम, ये हमने देख लिया। इनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडा था, ये मेन कैंपेन का कोर था कि भाई गरीबी हटाना है। पब्लिक सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग किया, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के लिए काम किया, जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके। लैंड एंड प्रॉपर्टी सीलिंग लॉस, भाई ऐसा नहीं है कि कोई हद से ज्यादा लैंड रखा हुआ है, प्रॉपर्टी रखा हुआ है, तो रूरल लैंड होल्डिंग हो गया, अर्बन प्रॉपर्टी हो गया, वहां पर इन्होंने ये चीज करी जिससे लैंड और वेल्थ सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, सबको प्रॉपर राइट्स वगैरह मिले, थोड़ा इक्वालिटी आए। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स एंड प्रिविलेजेस, इनने प्रिंसली प्रिविलेजेस को रिमूव करा। कुछ ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे फॉर्मर प्रिंसेस की फैमिलीज वगैरह को, अब वो सारी चीजों को इन्होंने एकदम खत्म किया। इंदिरा गांधी जी का कहना था ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओल्ड रॉयल फैमिलीज के पास ही पूरी रिसोर्सेस है, पावर है, ये सब चीजें सही नहीं है। अब हम बार बार प्राइवेट पर्स की बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? तो देखिए, जब प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया ना, तो उनके रूलर से प्रॉमिस किया गया था प्राइवेट पर्स, मतलब आपको गवर्नमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी, आपकी फैमिली को आगे भी ये चीज प्रोवाइड करते जाएंगे, और प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह भी हमने कुछ उनको पूरी बात कर ली थी। रीजन क्या था? उस समय इंडिया नहीं चाह रहा था कि हम टुकड़ों में टूटे, तो उस समय हमें नेशनल इंटीग्रेशन पर ज्यादा फोकस करना था, इसलिए इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन बाद में ये प्रिविलेजेस ना बहुत ही अनइक्वल लग रहे थे, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इक्वालिटी है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ये चीज एकदम अलग जा रही थी। इंदिरा गांधी जी ने भाई पुश किया कि इन्हें हमें अबॉलिश करना चाहिए, जबकि मोरारजी देसाई ने इस चीज को अपोज किया था। कुछ का कहना था कि जो वादे किए हैं वो पूरे करना चाहिए, इंदिरा गांधी जी बोले थे नहीं ये चीज सही नहीं है, इसको हटाना चाहिए। 1970 में कोशिश भी करी गई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाए, इस चीज को हटा पाए, लेकिन ये चीज नहीं हो पाई। और ऑर्डिनेंस मतलब एक टेम्परेरी लॉ बनाने की भी कोशिश करी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड बोल दिया, ये सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद जब 1971 के इलेक्शन आए तो इंदिरा गांधी जी ने इसको एक बड़ा इशू बनाया, पब्लिक सपोर्ट जीता, और अपनी जीत के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसको अबॉलिश कर दिया। तो ये अबॉलिश हो चुका है। एक्सप्लेन द आउटकम एंड द आफ्टरमेथ ऑफ 1971 इलेक्शन, देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। 1971 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और जो सीपीआई का अलायंस था, उन्होंने इतनी सीट्स, इतने वोट्स जीते जितना पहले कभी हमें देखने को नहीं मिला था। मतलब इतना सपोर्ट कांग्रेस को पहले नहीं मिला जितना कांग्रेस को अब मिल गया। अगर हम इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर अकेले की बात करते हैं तो 352 सीट्स, मतलब अकेले ही मेजॉरिटी आ गई थी, अबाउट 44% ऑफ द वोट्स। तो भाई इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, हमें ह्यूज पब्लिक सपोर्ट देखने को मिल रहा था। इसके उल्टे में जो कांग्रेस ओ है, जहां पर सिंडिकेट के बड़े बड़े लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें सिर्फ 16 सीट्स मिलती हैं, लेस देन अ क्वार्टर ऑफ वोट्स वन बाय कांग्रेस। तो ना वोट्स, ना सीट्स, ना कुछ, बहुत बुरी इनकी हार हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी भाई जिसे इंदिरा गांधी जी लीड कर रही थी, वो क्लेम एस्टेब्लिश कर लेती है कि भाई हम रियल कांग्रेस है। वो एक चलता है ना कि कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई, तो कौन सी कांग्रेस रियल है, कौन सी फेक है, कौन सी सही है, कौन सी सही नहीं है। तो इंदिरा गांधी जी ने जीत कर पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई हम असली कांग्रेस है, हम ही अब आगे इंडिया को ले जाने वाले हैं। तो कांग्रेस को भाई इन्होंने साबित करा, अपनी जो इनकी पार्टी थी, और इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी डोमिनेंट पोजीशन को रिस्टोर किया। एक ग्रैंड अलायंस बना हुआ था, मैंने आपको बताया था, वो फेल कर गया, उसको 60 सीट से कम सीट मिली, इतनी सारी पार्टी साथ में आई लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाई, और कांग्रेस आर भाई एक डोमिनेंट पार्टी बन गई इंडिया की। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस हुए, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, इसके बाद बांग्लादेश बना, हमने पढ़ा हुआ है।
और इसके बाद ये वॉर हम बहुत तगड़े तरीके से जीते थे तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट अपोजिशन लीडर्स भी उनको एडमायर करते थे। एनालाइज एनी टू रीजंस दैट लेड टू द इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर द 1971 इलेक्शन। पहला तो है इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। बाई 1971 में जो बांग्लादेश क्राइसिस चल रहे थे, इतने सारे लोग इंडिया आए रिफ्यूजी बनके। अब इंडिया को इतने सारे लोगों को सपोर्ट करना है तो इकोनॉमी पे बर्डन पड़ता है ना, तो फूड, शेल्टर, बेसिक नीड्स पूरी करना, तो ये एक बहुत दिक्कत था। और दूसरा है शार्प राइज इन प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ रही थी, एसेंशियल कमोडिटीज की एक्यूट शॉर्टेजेस आ गई थी, इससे भाई एकदम प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो रही थी, तो ऑर्डिनरी लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत ज्यादा। Describe the features of the new Congress party under Indira Gandhi after the 1971 election. Examine the ways in which the Congress system changed under Indira Gandhi's leadership. Analyze the limitation of Congress party after its reorganization by Indira Gandhi. अब ये जो नई कांग्रेस हमारे सामने आई, इतनी बड़ी कांग्रेस आर जो हमारे सामने आई, अब ये कांग्रेस का क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, उसकी बात करी जा रही है। कांग्रेस सिस्टम कैसे रिस्टोर हुआ, उसकी बात करी जा रही है। तो 1969 में स्प्लिट हो गया। अब इंदिरा गांधी जी, ये लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी जी ने ओल्ड कांग्रेस पार्टी को रिवाइव नहीं करा, इन्होंने इसे री इन्वेंट करा है। रिवाइव नहीं किया, री इन्वेंट करा है। नई कांग्रेस एकदम डिफरेंट है। नई कांग्रेस जो है वो हेविली रिलाय करती है पर्सनल पॉपुलैरिटी पर। इनकी नई कांग्रेस पार्टी बहुत सारे लीडर्स के लिए नहीं जानी जाती थी, अपनी क्वालिटीज के लिए इतना नहीं जानी जाती थी जितनी वो लीडर के लिए जाना जा रही थी कि भाई इंदिरा गांधी। आप देखते हैं यही कांग्रेस आज के समय में भी आ गई है। हम बोलते हैं यहाँ परिवारवाद देखने को मिलता है, हमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन्हीं की बातें ज्यादा सुनने को मिलती है। तो ये जो इनका एक फीचर था ना, वो यहां से चालू हुआ। तो ये पर्सनल पॉपुलैरिटी पे ज्यादा चल रही थी। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना कोई हमें देखने को नहीं मिलता था। पुरानी कांग्रेस की तरह यहाँ पर बहुत कम फैक्शन थे, तो ये सबको कमोडेट नहीं कर पाते थे, हर ओपिनियन, हर इंटरेस्ट को अपने साथ नहीं रख पाते थे जैसे पुरानी कांग्रेस रख लेती थी। ये बहुत कुछ लिमिटेड ग्रुप्स को ही सपोर्ट कर पाते थे। कुछ स्पेसिफिक सोशल ग्रुप थे जैसे पुअर, विमेन, दलित्स, आदिवासी, माइनॉरिटीज, इन्हीं का इन्हें सपोर्ट मिलता था, सबका सपोर्ट नहीं मिलता था। और कुछ ही ग्रुप ऐसे जो इनके साथ रह पाते थे, बहुत सारे फैक्शन वगैरह नहीं थे। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भाई इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस सिस्टम को तो रिस्टोर कर दिया पॉपुलैरिटी के टर्म में और डोमिनेंस के टर्म में, लेकिन ये डिफरेंट काइंड ऑफ कांग्रेस थी जो एक लीडर के आजू बाजू घूमती थी। तो पार्टी पावर में आ गई, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन अब ये टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को पुरानी कांग्रेस की तरह अफोर्ड नहीं कर पाती थी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती थी। ये एक मेजर डिफरेंस था। और इन्हीं सब चक्करों में ना जो एक डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन की जगह रहती थी पुरानी कांग्रेस में कि आप भी ओपिनियन रखिए, हम भी रखेंगे, वो कहीं ना कहीं श्रैंक करने लग गया, सिकुड़ने लग गया। और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, मतलब इकोनॉमिक जो कमी हो रही है, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, ये चीजें भी बढ़ती जा रही थी। इन चक्कर में भी हमें बहुत अनरेस्ट देखने को मिल रहा था। इन शॉर्ट, जो इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में हमें अब कांग्रेस देखने को मिल रही थी, ये ज्यादा पॉपुलर थी, बहुत सक्सेसफुल थी इलेक्शन वगैरह में, लेकिन इंटरनली लेस डेमोक्रेटिक थी और ये लीडर पर ज्यादा डिपेंडेंट थी। और इसने इंडियन पॉलिटिक्स के पूरे नेचर में एक मेजर चेंज लेकर आया। इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए। आप अच्छे कमेंट करते हैं तब तो हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट पर चले जाइए, प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, ढेर सारा प्यार। आप है फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया, बाय बाय।